टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो ये जो चैप्टर है क्लास 8 से बिलोंग करता है। इस चैप्टर में हम लोग क्रॉप्स के प्रोडक्शन और उसके मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जाने कि क्रॉप होता क्या है, क्रॉप किसको कहते हैं। तो क्रॉप जो है, क्रॉप्स the same types of plant grown in large scale area is called crops। तो क्रॉप्स क्या होता है? द सेम टाइप्स ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन लार्ज स्केल एरिया इज कॉल्ड क्रॉप्स। इसका मतलब यह होता है कि जब हम एक ही प्रकार के पौधे को बहुत बड़े पैमाने पर लगाते हैं, बहुत अधिक संख्या में लगाते हैं, बहुत विस्तृत क्षेत्र में उस पौधे को ग्रो कराते हैं, तब जो है हम उसको क्रॉप कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि आपने गेहूं का खेत देखा होगा, तो गेहूं का जो खेत होता है उसमें आप देखते होइएगा कि उस खेत में सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ गेहूं के पौधे ही रहते हैं। उसमें क्या रहेगा? सिर्फ गेहूं का पौधा, दूसरा कोई पौधा इसमें आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर एक ही टाइप के पौधे आपको देखने को मिल रहा है और बहुत अधिक संख्या में, बहुत अधिक नंबर में ये पौधे आपको देखने को मिल रहे हैं, एक बड़े एरिया में आपको देखने को मिल रहा है। तो ये जो गेहूं का पौधा हुआ, ये हमारा क्या कहलाएगा? क्रॉप कहलाएगा। उसी तरह से आपने धान का खेत देखा होगा, तो धान का जो खेत होता है उसमें बहुत सारे धान के पौधे, यानी पैडी जो राइस होता है, उसके आपको पौधे देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर धान का जो पौधा है पैडी का, वह बहुत अधिक संख्या में है और एक बहुत बड़े क्षेत्र में इसको ग्रो कराया जा रहा है। तो ये जो है ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा क्रॉप कहलाएगा। लेकिन मान लीजिए कि आप अपने घर के छत पर या आप अपने घर के आसपास कैंपस वगैरह में आपने वहां पर भी बहुत सारे प्लांट को लगा रखा है, यानी कि जैसे या तो आपने उसे गमले में लगा रखा होगा या उसको जो है सो जमीन में लगा रखा होगा। तो यहाँ पर जो पौधे आपने लगा रखा है ना, गमले के अंदर, तो यहाँ पर आपको जो है जैसे कि अगर सपोज दैट आपने डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर्स को लगा रखा है, जैसे कि मैरीगोल्ड का प्लांट लगा रखा है ना, उसके अलावा मनी प्लांट आपने लगा रखा है ना, ये मनी प्लांट, मैरीगोल्ड, उसके अलावा आप जैस्मिन के पौधे को लगा रखे हैं, है ना। तो ये जो पौधे हैं, ये सब जो पौधे होंगे, जो डिफरेंट टाइप के प्लांट को आपने गमले में या जमीन में लगा रखा है क्यारी बनाकर, तो क्या इसे हम क्रॉप कहेंगे? तो नहीं, इसको हम क्रॉप नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि यहाँ पर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स है, बहुत अलग अलग तरह के पौधे हैं और बहुत इसकी संख्या कम है, 1 या 2-4 है ना। तो 2-4 पौधे होंगे तो उसको हम क्रॉप्स नहीं बोलेंगे। जब क्रॉप्स किसको बोलेंगे? जब एक ही प्रकार के पौधे को बहुत अधिक संख्या में, है ना, बहुत अधिक संख्या में बहुत बड़े क्षेत्र में उसको जब ग्रो कराया जाएगा, तब उसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉप बोलेंगे। तो हम लोगों ने क्रॉप के बारे में समझा कि क्रॉप क्या होता है। अब इस चैप्टर का नाम है प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ कि जो हमारा क्रॉप है, तो उस क्रॉप से हमें क्या प्राप्त होता है? हमारा फूड प्राप्त होता है। हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो रिक्वायरमेंट होते हैं, वह रिक्वायरमेंट जो है वह हमें क्रॉप से प्राप्त होता है। तो ये जो क्रॉप है, इस प्रोडक्टिविटी को, जो हमारा फूड है, उस फूड को ये कैसे प्रोड्यूस करता है ना। हाउ क्रॉप इज प्रोड्यूस द फूड, है ना। तो फूड को ये कैसे प्रोड्यूस करता है, उसके क्या स्टेप्स है, उसमें कौन सा हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, क्या उसका मेथड है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर में।
तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, जो क्रॉप के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, जो भी प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए कि क्रॉप से हमें फूड प्राप्त हो रहा है, तो उस फूड को हम कैसे मैनेज करेंगे, उसका मैनेजमेंट क्या होगा, उसका रख रखाव क्या होगा, उन सब चीजों के बारे में भी हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो अब यहाँ पर एक चीज, एक क्वेश्चन और राइज हो जाता है कि दिमाग में आता है कि व्हाई वी स्टडी दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ रहे हैं, इसको पढ़ने से हमें क्या फायदा मिलने वाला है ना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में 70 जितना भी पॉपुलेशन है, उस पॉपुलेशन का 70% पॉपुलेशन जो है वह कृषि बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, वह पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, चाहे वह डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। तो 70% पॉपुलेशन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर क्या होता है, पहले ये समझ लीजिए। एग्रीकल्चर और क्रॉप में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्रॉप से हमें क्या होता है कि हमें प्रोडक्टिविटी ऑब्टेन करते हैं। तो एग्रीकल्चर क्या है, एग्रीकल्चर जो है द प्रोसेस ऑफ cultivating crops is known as agriculture। तो ये जो हमारा क्रॉप्स होता है जिसको हम लोग ग्रोन कराते हैं, है ना, तो इसका जो कल्टीवेटिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो स्टेप्स हम लोग जो अपनाते हैं, उस स्टेप को हम लोग क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर बोलते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर करने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आपने देखा कि क्रॉप का जो प्रोसेस होता है कल्टीवेट करने का, उसको हम लोग एग्रीकल्चर कहते हैं। तो हम लोग को क्या जरूरत है कि क्रॉप को हम कल्टीवेट करें, अर्थात एग्रीकल्चर करें, इसकी आवश्यकता क्या है। तो चूंकि जैसा कि हम जानते हैं कि क्रॉप से हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है। तो हमारा जो कंट्री है, हमारा जो देश है, इस देश का जो पॉपुलेशन है वह नाउ अभी 2020 में हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वह है 1.37 बिलियन। इतना जो है सो हमारे देश का पॉपुलेशन है, और इस पॉपुलेशन को, इतने बड़े पॉपुलेशन को हमें फूड प्रोवाइड करना है, उसको भोजन चाहिए, हर आदमी को भोजन मिल सके। इसके लिए हमें हर साल, प्रत्येक वर्ष हमें 250 मिलियन टन ग्रेन की आवश्यकता होती है। इतना अनाज हमें चाहिए, किस लिए, इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए इतना मिलियन जो टन अनाज है वह हमें कहां से प्राप्त होगा, कैसे प्राप्त होगा, तो वह हमें प्राप्त होगा एग्रीकल्चर के द्वारा, है ना। जब हम एग्रीकल्चर करेंगे और एग्रीकल्चर के द्वारा हम अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएंगे, प्रोडक्शन करेंगे, तब जाकर हमारे देश का कोई भी आदमी जो है वह भूखा नहीं रहेगा, हर आदमी को जो है भोजन मिलेगा। तो अब यहाँ पर एक बात ये चीज समझ में आती है कि फूड हम लेते हैं, फूड के लिए हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, लेकिन ये फूड हमें किस प्रकार फायदा करता है, फूड लेने से हमें क्या फायदा है ना, इसका क्या बेनिफिट है, क्यों हम फूड लेते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है। तो फूड से हमें क्या फायदा मिलता है, हम क्यों फूड लेते हैं। तो फूड जो है ये जरूरी है हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए। फूड रिक्वायर फॉर, ये किस लिए जरूरी है, ग्रोथ आवर बॉडी, ये हमारे जो है सो ग्रोथ आवर
बॉडी, ये हमारे बॉडी को ग्रोथ कराने के लिए जरूरी है। उसके बाद ये जो है हमारे बॉडी को विभिन्न प्रकार के बीमारियों से बचाता है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, प्रोटेक्ट फ्रॉम डिजीज, ये हमें बीमारियों से बचाता है। उसके बाद ये हमारे शरीर के अंदर होने वाले बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो ये करता है क्या, कंट्रोल द डिफरेंट टाइप ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी, ये बहुत सारे एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। उसके बाद फूड से हमें और क्या फायदे होते हैं, तो फूड हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो है प्रोवाइड द एनर्जी, ये हमें क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारे फूड जो है सो ये हमारे बॉडी को रिपेयर करता है। यानी कि हमारा बॉडी यदि कहीं से इंज्योर्ड हो जाता है तो उसको हील करने का काम करता है। हमारे बॉडी के सेल वगैरह जो टूटते हैं उसको रिपेयर करता है। तो रिपेयर एंड हील टू आवर बॉडी, है ना। तो ये सब जो है सो इन सब कामों को करने के लिए फूड की जो है सो हमें आवश्यकता होती है। अगर हम फूड नहीं लेंगे तो हमारा बॉडी जो है सो पूरी तरह से एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, पूरी तरह से हेल्दी नहीं रह पाएगा, हमें एनर्जी नहीं मिल पाएगा। तो इन सभी चीजों को फुलफिल करने के लिए हमें फूड की आवश्यकता होती है। तो अब ये फूड जो है ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्या फूड जो है सो सिर्फ प्लांट से ही हमें ऑब्टेन होते हैं? तो नहीं, फूड जो है हमें दो सोर्स से प्राप्त होता है। बहुत सारे हमारे जो फूड होते हैं वह प्लांट से प्राप्त होते हैं और बहुत सारे फूड जो होते हैं वह हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। यानी कि हम लोग को जो फूड चाहिए वह उस फूड के लिए हम लोग प्लांट और एनिमल्स दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग सोर्सेज देख लेते हैं कि फूड हमें कहां से प्राप्त होता है, यानी कि सोर्सेज ऑफ फूड। तो फूड के दो सोर्सेज हैं, कौन कौन? एक तो हो गया कि हमें प्लांट से मिलता है, प्लांट, और दूसरा हमें एनिमल से मिलता है। अब जैसे प्लांट से जो हमें फूड मिलते हैं वह आपने देखा होगा, जो सीरियल होते हैं, जो अनाज ग्रेन्स होते हैं वह हमें प्लांट से प्राप्त होता है। जो फ्रूट्स होता है वह हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। जो वेजिटेबल्स होते हैं वह हमें कहां से प्राप्त होता है? प्लांट से प्राप्त होता है। तो ये सब कुछ हमें प्लांट से ऑब्टेन होता है। एनिमल से हमें क्या मिलता है? एनिमल से जैसे कि मिल्क जो हम लोग खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। मीट, मांस खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। अंडे जो खाते हैं वह हमें एनिमल से मिलता है। तो हमारा जो सोर्सेज ऑफ फूड है वह दोनों हो गया, प्लांट और एनिमल्स। यानी कि वी डिपेंड ऑन द फॉर द फूड ऑन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों पर हम लोग फूड के लिए डिपेंड रहते हैं। अब इसमें जो प्लांट है, ये जो प्लांट है इसको हम लोग ये क्या करता है कि ये अपना फूड जो है ये खुद तैयार कर लेता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स। प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स, है ना। ऑटोट्रॉफ्स किसको बोलेंगे? तो ऑर्गेनिज्म which synthesize their own food। आप इसके पहले दोज लगा सकते हो, दोज ऑर्गेनिज्म which synthesize their own food, है ना। वैसे ऑर्गेनिज्म कहने का मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म जो है वह आप प्लांट को भी बोल सकते हो और एनिमल्स को भी बोल सकते हो। प्लांट और एनिमल दोनों को हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, है ना, दोनों को। तो वैसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर लेता है,
खुद सिंथेसाइज कर लेता है। सिंथेसाइज का मतलब होता है प्रिपेयर करना। तो जो अपना भोजन खुद तैयार कर लेता है उसको हम क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉफ्स बोलेंगे। तो जितने भी प्लांट्स होते हैं, वह जो ग्रीन प्लांट होते हैं, वह सभी अपना फूड खुद बना लेते हैं। उनका फूड क्या होता है? तो उनका फूड होता है ग्लूकोज। वह कैसे बनाते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, प्लस वाटर उनको मिल जाता है, वाटर और मिनरल अर्थ से, और उसके बाद ये सनलाइट जो सन से मिलता है, तो वहां से सनलाइट और उनके पास पाया जाता है एक केमिकल जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफिल। तो इन सब से को मिलाकर वह अपना फूड बनाते हैं और उस फूड का नाम होता है ग्लूकोज। C6H12O6 ये ग्लूकोज हो गया और उसके साथ ये ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं। तो ये उनका फूड क्या होता है? ये ग्लूकोज होता है। और ये जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहते हैं। इस प्रोसेस के द्वारा ये अपना फूड जो है ये तैयार करते हैं और इनका ये फूड का नाम हो गया ग्लूकोज, है ना। तो ये जो है सो क्या कहलाएंगे? प्लांट ऑटोट्रॉफ हो गया। उसके बाद एनिमल्स को देख लेते हैं। तो एनिमल्स जो होता है ये फूड के लिए किस पे डिपेंड रहता है? प्लांट पे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली या प्लांट पे ही डिपेंड रहते हैं। तो एनिमल्स जो होता है इसको हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स बोलते हैं। एनिमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स किसको कहते हैं? तो दोज ऑर्गेनिज्म which cannot synthesize their own food। जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड नहीं बना सकता उसको हम बोलेंगे क्या? हेटेरोट्रॉफ्स। तो ये जो एनिमल्स जो होते हैं ये अपना फूड खुद से नहीं बनाते। ये जो है क्या करते हैं? तो एनिमल्स जो होते हैं वह डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स, है ना। ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पर ही डिपेंड होते हैं। जितने भी एनिमल्स होते हैं वह सभी जो है वह डिपेंड होते हैं किस पर? प्लांट्स के ऊपर। यानी कि जो ऑटोट्रॉफ्स है ये तो अपना भोजन खुद बना लेते हैं, लेकिन इनको जो है ये हम अपना भोजन खुद नहीं बना पाते हैं और ये भोजन के लिए प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ पर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली से क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जो कि सीधे डायरेक्ट पौधे को खाते हैं, है ना। यानी कि जितने भी हर्बीवोरस जो एनिमल्स होते हैं वह सभी जो है सो डायरेक्टली डिपेंड होते हैं किस पर? प्लांट पर। मान लीजिए कि ये प्लांट है, तो इस प्लांट को जो है इस प्लांट को खा रहा है कौन? गोट, बकरी। तो ये क्या है? हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म है। यानी कि ये हर्बीवोरस है तो ये डायरेक्ट इसको खा सकता है ना। ये सीधे इस प्लांट को खा सकता है। तो इसको ये जो हुआ बकरी जो हुआ ये डायरेक्टली डिपेंड हो गया प्लांट पर। लेकिन मान लीजिए कोई कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म है जैसे कि टाइगर। तो टाइगर जो है ये प्लांट को नहीं खा सकता है, ये प्लांट को डायरेक्टली नहीं खा सकता है। तो ये किसको खाएगा? ये मांसाहारी है तो ये जो है सो किसको खाएगा? गोट को खाएगा, यानी कि ये बकरी को खाएगा। तो बकरी को खाएगा तो ये तो प्लांट को नहीं खा रहा है, तो ये प्लांट पर डिपेंड नहीं हुआ। नहीं, प्लांट पर ये डिपेंड है लेकिन इनडायरेक्टली डिपेंड है, क्योंकि इसका जो भोजन है वह गोट जो है ये खा रहा है प्लांट को। यानी कि प्लांट अगर होगा तब गोट होंगे, यानी कि बकरी होगा, और बकरी जब रहेगा तभी तो टाइगर खा पाएगा। तो गोट जो हो गया ये डायरेक्टली डिपेंड हुआ, लेकिन टाइगर जो हो गया वह इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया किस पर? प्लांट पर। तो क्रॉप्स का हम लोगों ने सोर्सेज को देखा। अब हम लोग कुछ डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को देख लेते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग फूड के रूप में करते हैं, है ना। तो इसको कई ग्रुप में हम लोग यहाँ पर क्लासिफाई कर दिए।
जैसे कुछ क्रॉप्स जो होते हैं वह सीरियल क्रॉप्स होता है, यानी कि जितना ज्यादातर हर्बेसियस जो होता है, जो हर्ब्स प्लांट होते हैं, जो आपको देखने में घास के जैसा लगेगा, जैसे धान है, गेहूं है, बाजरा है ना, तो ये सब हर्बेसियस प्लांट होता है। तो इसमें ये जो है सीरियल क्रॉप्स कहलाता है, व्हीट, पैडी, मिलेट, बैर्ली, है ना। और ये जो होता है रिच इन कार्बोहाइड्रेट होता है, इसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ही प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये हमारे फूड का एक मेन सोर्स है, या इसे हम लोग भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। दूसरा है पल्सेस क्रॉप्स। पल्सेस क्रॉप्स में क्या आता है, ग्राम, चना, मटर, है ना, ये सब ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, जिसको उड़द कहते हैं, मूंग कहते हैं, ये सब भी पल्सेस में ही आते हैं। और ये जो होता है ये प्रोटीन का बहुत ही बड़ा सोर्स होता है, रिच इन प्रोटीन होता है ना। तो ये भी हमारे फूड, इसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल करते रहते हैं। उसके बाद तीसरा जो क्रॉप्स का ग्रुप है वह है वाइल्ड सीड्स, है ना, जिससे हमें फैट या एमिनो एसिड प्राप्त होता है, फैटी एसिड प्राप्त होता है। तो वाइल्ड सीड से हमें फैट्स और फैटी एसिड प्राप्त होता है। ये हमें पाया जाता है, ये जो है ये भी हमें किसी न किसी क्रॉप से ही प्लांट ऑब्टेन करते हैं, जैसे कि मस्टर्ड हो गया, ग्राउंडनट हो गया, है ना, आलमंड हो गया, सनफ्लावर हो गया, ये सब जो है इन सब से जो इन सब का जो सीड होता है उसे हमें ऑयल प्राप्त करते हैं, और वह ऑयल जो है सो हमें फैट या फैटी एसिड हमारे बॉडी को प्रोवाइड कराता है। उसके बाद क्रॉप्स में वेजिटेबल्स, जिसमें जितने भी सब्जियां होती हैं, जिसको हम लोग, बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जिसको या तो हम लोग कच्चे खाते हैं या उसे बॉयल करके खाते हैं। तो ये सारे हमारे वेजिटेबल्स हैं, जैसे टोमेटो है, कैबेज है, स्पाइनेच है, रेडिश है ना, टर्निप है। तो बहुत सारे ऐसे हैं जिसको हम लोग क्या करते हैं कि वेजिटेबल्स, ये सभी हमें क्रॉप से ही प्राप्त होते हैं, और इसमें से बहुत सारे को हम लोग क्या करते हैं, रॉ कच्चा ही खाते हैं, सैलेड्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और बहुत को हम लोग बॉयल करके खाते हैं। जैसे पोटैटो है तो पोटैटो को हम लोग बॉयल करके खाते हैं, रेडिश है ना, उसको हम लोग कच्चा ही खाते हैं, है ना। उसके बाद फ्रूट्स, ये भी जो है सो हमारा क्रॉप्स ही है, और फ्रूट्स जो है ये हमारे लिए, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट भी है। इससे हमें क्या क्या ऑब्टेन होता है, तो ये हमें विटामिन को प्रोवाइड करता है, हमारे बॉडी को मिनरल्स को प्रोवाइड करता है, जो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाता है, हमारे शरीर के अंदर एनर्जी लाता है, हमारे बॉडी को ग्रोथ कराता है, हमारे बॉडी के सेल को रिपेयर करता है। अगर हमारा कोई घाव इंज्योर्ड हो जाता है, कट फट जाता है, तो उसको हील करने में मदद करता है। तो इट इज द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। तो इसे हमें अपने फूड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। तो ये हमें मिलता है कहाँ, बनाना से, ग्रेप्स से, मैंगो, ऑरेंज। आप बहुत सारे फ्रूट के बारे में जानते भी हैं और उसको खाते भी हैं। बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, नट्स होते हैं, ये सब जो है सो हमारे बॉडी के लिए फूड के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं, और ये सभी हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। तो फूड जो है ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसके इम्पोर्टेंसी को हम लोगों ने देख लिया। तो ये फूड जो है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वह है 1.37 बिलियन, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है। ये जो है सो हमारे देश का पॉपुलेशन है अभी नाउ डेज में, अभी प्रेजेंट पॉपुलेशन इतना है ना। और इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए हर साल लगभग 250 मिलियन टन अनाज की आवश्यकता पड़ती है ना। इस पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करने के लिए इतना मिलियन टन अनाज पर ईयर चाहिए, है ना, पर ईयर, हर साल। तो इस पॉपुलेशन में को फूड प्रोवाइड करना है, हर एक इंसान को भोजन मिलना चाहिए, क्योंकि फूड जो है आपने देखा कि कितना जो है सो जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। अगर एक हेल्दी बॉडी हमें रखना है तो उसके लिए हमें फूड लेना ही पड़ता है। तो इतने बड़े पॉपुलेशन को फूड कैसे प्रोवाइड किया जाए, ये जो है सो हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, और इस चुनौती का सामना आज से नहीं वर्षों से हम लोग करते आ रहे हैं, और उसका सामना कर भी रहे हैं, और उसको हम लोग फुलफिल भी कर रहे हैं, उसको कंप्लीट भी कर रहे हैं। तो इस फूड के लिए ऐसा नहीं है कि हम लोग आज प्रयासरत हैं। जो नोमैडिक्स थे वही लोग भी जो है फूड के लिए क्या करते थे कि घूमते रहते थे, वह अपना जो है सो जंगलों में भटकते रहते थे, जब
फूड को कलेक्ट करते थे, वहां से वो फूड लेते थे। लेकिन जब उन्होंने एग्रीकल्चर करना सीख लिया तो वे जो है सो किसी एक ही जगह पर वह जाकर अपना हैबिटेट बना लिए, वो अपना घर बना लिए और उसी के आसपास के क्षेत्रों में फसल उगाने लगे। वहां से एग्रीकल्चर का प्रारंभ हो गया। अब पॉपुलेशन बढ़ रहा है, पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है कि जो हमारा लैंड एरिया है, जो एग्रीकल्चरल एरिया है, वह धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो अब हमारे साथ समस्या आती है कि फूड का जो डिमांड है वह जो है बढ़ता जा रहा है। फूड का डिमांड जो है सो बढ़ता जा रहा है और फूड को खेती करने लायक जो भूमि है वह जो है सो दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। घटने के पीछे कारण यह है कि पॉपुलेशन बढ़ रहा है। पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हो रहा है कि अधिक जनसंख्या होगी तो अधिक घर चाहिए लोगों को रहने के लिए, तो वे उस जगह पर घर बना रहे हैं जिस जगह पर पहले खेती होती थी। जहां खेती होती थी वहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई, अब वहां खेती नहीं हो रही है। बड़े बड़े इंडस्ट्री खुल गए, रेलवे लाइनें बिछ गई, नेशनल हाईवे सड़कें बन गई। तो ये सब कुछ होने से क्या हो रहा है कि जो हमारा खेती योग्य भूमि था, जिस जमीन पर खेती होता था, उस जमीन पर अब ये सब बन जाने के कारण अब वहां पर खेती नहीं हो रही है। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो प्रोडक्टिविटी है, जो अनाज था प्रोडक्शन का, वह जो है सो धीरे धीरे कम होगा। क्योंकि अनाज को अधिक पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अधिक अनाज को उगाने के लिए हमें अधिक भूमि भी तो चाहिए, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। भूमि घट रहा है और पॉपुलेशन बढ़ रहा है, यानी प्रोडक्शन घट रहा है और डिमांड बढ़ रहा है। इस चीज को फुलफिल करने के लिए इस दोनों के बीच में जो ब्रिज है, जो खाई है, उस खाई को भरने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट जो है सो दिन रात इस पर काम कर रहे हैं, है ना, कि किस तरह से जो है इसको फूड को हर आदमी को तक, हर इंसान तक इसको पहुंचाया जाए। तो इसके पीछे बहुत सारे साइंटिस्ट दिन रात काम कर रहे हैं। तो हमारे पास एक ही उपाय था कि हम जो हमारे पास जमीन है उसमें प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए। और इस प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए एक साइंटिस्ट थे 1960 में जिन्होंने ये काम शुरू किया था। वो साइंटिस्ट का नाम है एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन, ये जो साइंटिस्ट थे स्वामीनाथन, ये तो एम.एस. स्वामीनाथन ने क्या किया कि जो हमारे पास सीड था उस सीड में जेनेटिकली उन्होंने इंप्रूव किया, है ना। जेनेटिकली इंप्रूव करने का परिणाम क्या हुआ कि फूड का जो प्रोडक्शन था वह कई गुना बढ़ गया। अब इससे क्या हो गया कि जो पॉपुलेशन था उस पूरे पॉपुलेशन को, सभी को जो पहले भूखे मर रहे थे, जिनको अनाज प्रोवाइड नहीं हो रहा था, उन सभी को अब आसानी से फूड मिलने लगा। तो ये जो स्वामीनाथन साहब ने जो स्टेप अपनाया, जो मेथड अपनाया एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, यह हर एक किसान को इसकी जानकारी कैसे हो, इसके लिए पूरे देश भर में एक प्रोग्राम चलाया गया। पूरे वर्ल्ड, पूरे कंट्री वाइड जो है सो इस प्रोग्राम को चलाया गया। और यह प्रोग्राम जो है कहलाया ग्रीन रिवॉल्यूशन, क्योंकि जब तक किसान इस चीज को नहीं जानते, उस मेथड को नहीं अपनाएंगे, तो फिर जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगा। तो इस मेथड को हर एक किसान को जानकारी हो जाए, हर एक किसान इस बात को जान जाए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक प्रोग्राम चलाया। और वह प्रोग्राम कहलाया क्या, ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन। इसी तरह से और भी दूसरे क्षेत्रों में भी, जैसे कि दूध का, जिसको डॉक्टर भी क्यूरी, उन्होंने क्या किया कि जो एनिमल्स और कैटल के जो ब्रीड थे, उस ब्रीड को उन्होंने इंप्रूव कर दिया। और इंप्रूव करने से क्या हो गया कि मिल्क का प्रोडक्टिविटी जो है वह कई गुना बढ़ गया। और मिल्क का प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक बढ़ गया। इन्होंने और व्हाइट रिवॉल्यूशन ला दिया। इस प्रोग्राम को, इसको भी पूरे देश में इसको चलाया गया, जिसको व्हाइट रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया। यानी कि रिवॉल्यूशन का मतलब कि चेंज, एक बदलाव। तो ये मेथड अपनाने से एक बदलाव आया, हर लोगों तक को जो है सो भोजन और दूध मिलना शुरू हो गया। तो इसको कहा गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। व्हाइट रिवॉल्यूशन। उसी तरह से पल्सेज में भी किया गया, तो पल्सेज का नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन, है ना।
उसके बाद मछली का, क्योंकि हम लोग फूड के लिए एनिमल्स पे भी डिपेंड रहते हैं, तो मछली के प्रोडक्शन को भी कई गुना इंक्रीज कराया गया। उसका नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना। उसके बाद मांस के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया, तो उसका नाम दिया गया रेड रिवॉल्यूशन, रेड रिवॉल्यूशन, है ना। तो ये जो रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया, आप देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप्स के कलर के आधार पर दिया गया है। तो क्यों इसका कलर के आधार पर नाम दिया गया है? तो चूंकि जैसा कि आप जानते हैं कि रिवॉल्यूशन जो है, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, ये अनाज से रिलेटेड है, सीरियल से, यानी कि हर्बेसियस प्लांट जो ग्रास के जैसा दिखता है, घास के जैसा, धान गेहूं का जो पौधा आप देखते हो वह घास के जैसा दिखता है। तो इसका जो कलर होता है, इसका जो रंग होता है वह ग्रीन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम ग्रीन रिवॉल्यूशन दिया गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन रिलेटेड टू मिल्क, दूध से इसका रिलेशन है, तो दूध का जो रंग होता है व्हाइट होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ये पल्सेज, है ना, ये हो गया ग्रेन, है ना, अनाज। इसको व्हाइट रिवॉल्यूशन को बोला जाता है मिल्क के क्षेत्र में कई गुना बढ़ोतरी हो गई। गोल्डन रिवॉल्यूशन जो है ये हो गया पल्सेज, दाल का कलर जो होता है वो गोल्डन कलर का होता है, इसलिए इसका नाम दिया गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। ब्लू रिवॉल्यूशन ये जो है सो फिश, मछली का प्रोडक्शन कई गुना बढ़ गया, तो उसमें एक चेंज आ गया, उसको हम लोग ब्लू रिवॉल्यूशन, ब्लू जो होता है वाटर का जो कलर होता है वो ब्लू होता है, इसलिए इस रिवॉल्यूशन का नाम दिया गया ब्लू रिवॉल्यूशन। और फिश जो होता है एक्वेटिक होता है, वो पानी में रहती है, तो इसका नाम ब्लू रिवॉल्यूशन दिया गया। रेड रिवॉल्यूशन यानी कि जो फ्लेश, मांस, मीट, है ना, मीट, मांस में के प्रोडक्शन में कई गुना बढ़ोतरी हो गई, है ना, इसलिए इसका नाम जो है सो रेड रिवॉल्यूशन दिया गया। अब हम लोग जानते हैं कि क्रॉप्स जो है ये हमारे बहुत से रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। ऐसा नहीं कि वह सिर्फ हमें भोजन ही उससे हम ऑब्टेन करते हैं, सिर्फ फूड के लिए हम जो है एग्रीकल्चर नहीं करते हैं, बहुत सारे दूसरे रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है। जैसे कि हम जो कपड़े पहनते हैं वह भी हमें जो है प्लांट से ही प्राप्त होता है ना। जो फाइबर क्रॉप्स होते हैं, जहाँ जिससे हमें फाइबर मिलता है और उससे हम थ्रेड बनाते हैं, थ्रेड से हम कपड़े बनाते हैं। बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं जिससे जो है सो डिफरेंट टाइप की दवाइयाँ बनती है। बहुत सारा जो प्लांट को हम क्रॉप कराते हैं इसलिए ताकि उससे हमें टिम्बर प्राप्त हो, लकड़ी प्राप्त हो, और उस लकड़ी का इस्तेमाल जो है सो हम लोग डिफरेंट टाइप के फर्नीचर को बनाने में करते हैं। जो आप मेज, चेयर, टेबल, ये सब जो आप देखते हो जो लकड़ी का बना होता है वह जो है सो टिम्बर से हमें प्राप्त होता है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल्स हैं जिसको उगाने के, जिसको ऑब्टेन करने के लिए हम लोग उसको फूड के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी उसका हम लोग क्रॉपिंग करते हैं। जैसे कि चाय है, कॉफी है, रबर है, उसके अलावा टोबैको है, तंबाकू, तो इन सब की भी हम लोग खेती करते हैं और हम लोग इसे भोजन के रूप में इस्तेमाल नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है सो ये हमारे रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है किसी न किसी रूप में। तो इसके आधार पर हम लोगों ने क्रॉप्स को 4 मेन ग्रुप में डिवाइड कर दिया है। एक है फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स के अंतर्गत वह क्रॉप्स आएगा जिससे हमें भोजन प्राप्त होता है ना। जैसे सीरियल्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, है ना। तो ये सब जो है सो हमारा फूड क्रॉप्स कहलाएगा। यानी कि वैसा क्रॉप्स जिसको हम लोग कल्टीवेट करते हैं, किस लिए, जिसका फार्मिंग करते हैं किस लिए, भोजन के लिए। उससे जो हमें प्रोडक्शन प्राप्त होता है उसको हम लोग भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दूसरा होता है कैश क्रॉप्स। कुछ ऐसे क्रॉप्स को हम लोग फार्मिंग करते हैं जिसको हम लोग फूड के रूप में इस्तेमाल तो करते ही हैं, साथ साथ उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियलाइजेशन करते हैं, यानी कि व्यापार, उसके प्रोडक्शन को बेचकर हम पैसा कमाते हैं, है ना। तो ये हमारा एक बिजनेस हो गया। तो ऐसे क्रॉप्स को हम लोग कैश क्रॉप्स बोलेंगे। जैसे शुगर केन, ईख है ना, उसका हम लोग फार्मिंग करते हैं और उसको हम लोग क्या करते हैं कि बेच देते हैं और उससे हमें बहुत सारा पैसा आ जाता है। गेहूं, व्हीट, राइस, इन सब को भी हम लोग क्या करते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हम खेती करते हैं और उसको हम लोग बाजार में बेच देते हैं, अपने जरूरत का हिसाब से रख लेते हैं, बाकी सबको बाजार में बेचकर ढेर सारा पैसा ले लेते हैं। तो ये सब हमारा क्या कहलाएगा, कैश क्रॉप्स कहलाएगा, जिससे हमारा पैसा इनकम होता है। उसके बाद तीसरा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स। तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में क्या आता है कि जो डेकोरेटिव आइटम है ना, जिसमें डिफरेंट टाइप्स के फ्लावर को हम लोग ग्रो कराते हैं,
इसमें फ्रूट्स को भी इंक्लूड किया गया है ना, नट्स को भी इंक्लूड किया गया है। तो इन सब को हम लोग डेकोरेटिव आइटम के रूप में इस्तेमाल करते हैं अपने गार्डन वगैरह, ऑर्चिड वगैरह, बगीचा वगैरह, इन सब को जो है सो डेकोरेट करना, सजाना, उसको बढ़िया से फार्मिंग करना, और ये सब जो है सो हम लोग हॉर्टिकल्चर के अंतर्गत करते हैं। उसके बाद प्लांटेशन क्रॉप्स, बहुत सारे ऐसे क्रॉप्स होते हैं जिसका हम लोग जो फार्मिंग करते हैं वो फूड पर्पज से नहीं करते हैं, बल्कि उसको सेल करने के पर्पज से, बेचने के पर्पज से। उसका फूड से या डेकोरेशन से कोई मतलब नहीं है। उसे डिफरेंट टाइप्स के वो रॉ मटेरियल के रूप में इस्तेमाल होकर कुछ दूसरे प्रोडक्ट को बनाता है। जैसे कि हमने बताया फाइबर, कॉटन, तो कॉटन की खेती हम लोग किस लिए करते हैं, क्योंकि उससे उसके थ्रेड से उसे हमें जो फाइबर प्राप्त होता है, थ्रेड जो प्राप्त थ्रेड बनाते हैं, और उस थ्रेड से कपड़े वगैरह तैयार किया जाता है। तंबाकू, टोबैको, है ना, ये जो है सो फूड के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, इसको हम लोग बेचने के लिए करते हैं। टी, चाय है, कॉफी है, रबर है ना, इन सब का जो प्रयोग होता है, टिम्बर है, ये सब जो है प्लांटेशन क्रॉप्स के अंतर्गत आता है।